अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल एंड आज हम लोग नीट के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल मोशन विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर से हम बोल सकते हैं कि हर साल लगभग 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन नीट 2013 इज अ रॉड PQ ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हिंज्ड एट पॉइंट P। मतलब इस पॉइंट P पे रॉड को हिंज किया गया है। इन अदर वर्ड्स द रॉड कैन रोटेट अबाउट पॉइंट P। रॉड इस पॉइंट P के अबाउट रोटेट हो सकता है। द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय अ मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू पॉइंट Q एज शोन इन द फिगर। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और उस पर अटैच करके रखा हुआ है रॉड के एक एंड को। व्हेन द स्ट्रिंग इज कट द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज। देखो, जैसे ही स्ट्रिंग कट होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम इक्वल टू 0। तो तुरंत टेंशन स्ट्रिंग में 0 हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, टेंशन तो अब एक्ट होगा नहीं स्ट्रिंग के अंदर। सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड। देखते हैं, हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो स्ट्रिंग में तो अब टेंशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये रॉड नीचे गिरेगा डेफिनेटली, बट ये नीचे नहीं गिरेगा, इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P। ठीक है, और क्यों नीचे गिरेगा, बिकॉज ऑफ mg। तो अब होगा क्या, देखो, ये mg के वजह से टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आप देखो तो mg को हम दिखाएंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगी L/2। तो टॉर्क लगेगा mg, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क होगा mg इंटू L/2, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस देर विल बी अ टॉर्क अबाउट पॉइंट P, और टॉर्क का फॉर्मूला है mg इंटू L/2। अब टॉर्क का और एक फॉर्मूला है जो हम जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो मैं टॉर्क को I अल्फा भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ टॉर्क को I अल्फा। अब देखो, ये रॉड कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड एंड पासिंग थ्रू द एंड। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है रॉड के एंड से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ml²/3। ये आप सब लोग जानते होंगे, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ml²/3। तो बस इनको इक्वेट कर देते हैं, m और m कैंसिल कर देंगे, l और l भी कैंसिल हो जाएगा एक, और हमको अल्फ़ा मिल जाएगा। तो अल्फ़ा का आंसर आएगा 3g/2l। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v²/4g with respect to initial position the object is. अब ध्यान से सुनना, कोई ऑब्जेक्ट है, हम नहीं जानते वो स्पीयर है कि डिस्क है कि रिंग है, हम नहीं जानते उसके बारे में। हाँ, लेकिन हम ये जानते हैं कि उसकी नीचे वेलोसिटी कितनी थी। जब वो सरफेस के नीचे था, कर्व्ड सरफेस के नीचे, तो उसकी वेलोसिटी v थी। और जब वो टॉप पे पहुंचा तो कौन से हाइट पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो उसकी हाइट थी 3v²/4g। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये डायग्राम भी दिया हुआ था। ओके, तो ये v वेलोसिटी से गया और जब वो सरफेस पे पहुंचा तो उसकी मैक्सिमम हाइट थी 3v²/4g। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये रोल होकर ऊपर गया, ये आपको याद रखना है। तो मैं लिख सकता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। ये मैं लिख सकता हूँ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और नीचे यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहाँ की पूरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ टॉप में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा एक रोलिंग बॉडी के लिए, रोलिंग मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² इन द ब्रैकेट 1 + I/mr²। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का फॉर्मूला होता है हाफ mv² इन द ब्रैकेट 1 + I/mr², दैट इज इक्वल टू mgh। अब मैं क्या करूंगा, h मुझे दिया हुआ था, देखो h का वैल्यू दिया हुआ है 3v²/4g। इस h को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लूँगा और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं और I फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्व करके। तो मैंने h की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, m मैंने कैंसिल कर ली, एंड लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I। अब ये v² भी कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा, एक 2 और एक 4 में का 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप ये सब कैलकुलेशंस करो तो आपको आंसर आएगा I/mr² इज 3/2 - 1। अब 3/2 - 1 क्या होता है, 3/2 - 1 हाफ होता है, तो I का आंसर आएगा mr²/2। अब mr²/2 किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, या तो एक डिस्क का होता है या एक सॉलिड सिलेंडर का होता है, राइट। लेकिन आपको ऑप्शन में सॉलिड सिलेंडर नहीं है, सिर्फ डिस्क है, तो आप आंसर मार्क करोगे डिस्क। सो द बॉडी इज अ डिस्क।
करेक्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about a horizontal axis. A massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and the other end hanging freely. Tension in the string required to produce an acceleration of 2 revolution per सेकेंड स्क्वायर। देखो ये यूनिट से आपको पता करना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसको आपको रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ ऐसा यूनिट। और रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर को रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो आपको याद होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2 पाई। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि सिचुएशन एग्जैक्टली आपको विजुअलाइज कैसे करना है। सो दिस इज़ द सिचुएशन, एक सिलेंडर है और उसमें एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, राइट। अब स्ट्रिंग में टेंशन है, इन अदर वर्ड समझो तुमने एक फोर्स टी से इसको खींच दिया नीचे की तरफ, तो ये घूमने लगा विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा करने के लिए टेंशन कितना चाहिए। अब मैं आपको इसका साइड व्यू बनाता हूँ। साइड व्यू मतलब डायग्राम है सीन फ्रॉम द साइड, तो आप इसको अगर साइड से देखोगे तो आपको ये एक सर्कल की तरह दिखेगा, राइट। तो आप मैं इसका साइड भी बनाता हूँ तो कुछ ऐसे दिखेगा डायग्राम। ये टेंशन है और टेंशन के वजह से अगर आप देखो तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सिलेंडर, राइट। नाउ इस टेंशन की वजह से यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे T इंटू आर इज द टॉर्क, और टॉर्क को हम आई अल्फा भी लिख सकते हैं। तो मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, टॉर्क ड्यू टू टेंशन अबाउट O विल बी इक्वल टू T इंटू आर, ओके। और टॉर्क को आई अल्फा भी लिखा जा सकता है, अल्फा हम जानते हैं, ओके, और रेडियस भी हम जानते हैं। और याद रखना आई ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट एन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस, इट इज़ mr²/2। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ mr²। ये मैंने अल्फ़ा को रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर से रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है, और अब मैं आई का फॉर्मूला लिख लेता हूँ mr²/2। अब देखो इसमें हम लोग सब कुछ जानते हैं, बस सब्सटीट्यूट करना है और आंसर निकालना है। सो इफ़ आई सब्सटीट्यूट एंड फाइंड द आंसर इज़ mr∝/2 एंड finally which turns out to be 157.1 न्यूटन, राइट। दिस इज द आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर of mass m and radius are rolling down an inclined plane of angle of inclination theta without slipping and slipping down the incline without rolling is, मतलब एक बार क्या हो रहा है वो रोल होकर नीचे आ रहा है विदाउट स्लिपिंग, और एक बार वो स्लिप होकर नीचे आ रहा है या स्लाइड होकर नीचे आ रहा है। तो वो दो सिचुएशन मैं आपको दिखा देता हूँ। समझ लो ये जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग था, रोलिंग मोशन था, केवल स्लिपिंग नहीं हो रहा था, तो एक्सेलरेशन थी a1, और जब वो स्लिप होकर नीचे आ रहा था तो एक्सेलरेशन थी a2, ठीक है। तो हमको निकालना है a1/a2 का रेशो, और ये काफ़ी इजी सम है, हम जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला है। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विच इज़ रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + i/mr², g sin थीटा अपॉन 1 + i/mr², राइट। और अगर सिर्फ स्लिप होके बॉडी नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। बस आपको इन दोनों का रेशो निकालना है, और ये बॉडी सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है, जो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, राइट। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द आंसर। सो ये मैंने रेशो लिया तो g sin थीटा कैंसिल हो गया। अब मैं i के जगह पे 2/5 mr² लिख दूंगा और सॉल्व कर लूँगा। सो द आंसर इज़ फाइनल आंसर इज़ 5/7। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने चाहिए, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एजेस A एंड B। ओके, एक रॉड है जिसका वेट W है, उसके एंड्स को दो सपोर्ट्स पे रखा हुआ है A और B पे, इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड इन इक्विलिब्रियम, मतलब रॉड रेस्ट में है। द नाइव्स आर एट डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर। ओके, दोनों नाइफ के बीच की डिस्टेंस D है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन दी है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A इज, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको कुछ डायग्राम देखने को मिलेगा, मैं फोर्सेस दिखा देता हूँ। यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन को N1 लिख देंगे और दूसरे वाले को N2 लिख देंगे। तो ये N1 है, ये N2 है नॉर्मल रिएक्शन, और इसका देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे दिया हुआ था, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A, तो उसका वेट यहाँ से एक्ट होगा,
ठीक है। अब इन दोनों नाइफ एजेस के बीच की डिस्टेंस दी थी d और ये डिस्टेंस x है, तो डेफिनेटली जो बचा हुआ डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से b का डिस्टेंस होगा d माइनस एक्स। अब ये प्रॉब्लम देख के तो सारे बच्चों को समझ में आ जाता है कि करना क्या है। हम लोग को करना क्या है कि क्योंकि रॉड इज एट रेस्ट, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स अबाउट एनी पॉइंट ऑन द रॉड इज जीरो। मतलब आप टॉर्क को ऐड कर लो अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप टॉर्क की एडिशन कर लो एंड द सम ऑफ द टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। ये हम जानते हैं क्योंकि रॉड रुका हुआ है, राइट। नाउ अब पॉइंट कौन सा सिलेक्ट किया जाए वो हम सोचते हैं। या तो आप ए पे टॉर्क निकालो या तो आप बी पे टॉर्क निकालो, राइट। क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पे अगर टॉर्क निकालोगे तो क्या होगा देखो, फिर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, फिर वो N1 N2 दोनों पिक्चर में आएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका ये है कि लेट अस टेक टॉर्क अबाउट आइदर पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो हम क्या करेंगे, या तो ए पे या तो बी पे सबके टॉर्क्स निकालते हैं एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आई विल टेल यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एट ए। तो हम लोग बी पे टॉर्क निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं ए पे टॉर्क निकालूंगा तो N1 तो पिक्चर में ही नहीं आएगा। तो लेट मी टेक एट बी। सो the rod is in rotational equilibrium, so sum of the torque of all the forces about any point is zero. So I have selected point B, taking moment of all forces about point B। moment of force मतलब torque about B। तो देखो B पे अगर आप W को देखो तो W का टॉर्क क्या है, W का टॉर्क लगेगा यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो W इंटू डी माइनस एक्स, और इसका N1 इंटू डी। तो एक ये W वाला जो टॉर्क है ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज और N1 वाला जो टॉर्क है वो लगेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा साइन कन्वेंशन यूज़ कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को मैंने प्लस लिख लिया, क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को मैंने माइनस लिख लिया, और सबको ऐड करने पे आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ, देखो आप किसी भी पॉइंट पे टॉर्क की एडिशन ले सकते हो, आपको आंसर ज़ीरो आएगा। ओके ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बी पे ही लेना है, लेकिन बी पे लेने से जल्दी प्रॉब्लम खत्म हो सकता है, इसलिए मैं बी पे ले रहा हूँ, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आएगा N1 इज इक्वल टू W इंटू डी माइनस एक्स बाई डी। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल शेल्स ईच ऑफ मास m। स्पेरिकल शेल है मतलब हॉलो स्फीयर है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हॉलो स्फीयर की बात हो रही है। ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। कंसीडर अ एक्सिस xx डैश, ये एक्सिस xx डैश है जो डायरेक्टली पहले वाले स्फीयर से पास हो रहा है, लेकिन बाकी दो स्फीयर जो नीचे उनके लिए वो टेंजेंट है, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस 3 सेल्स अबाउट xx डैश एक्सिस। अब इन तीनों शेल्स का हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस xx डैश। मैं डायग्राम को एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस स्फीयर को मैं नाम दूंगा 1, इसको नाम दूंगा 2, इसको नाम दूंगा 3, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं सी। अब y डैश डायरेक्टली इसके तो सेंटर से जा रहा है, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्टली जानते हैं फर्स्ट स्फीयर के लिए। फर्स्ट स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा 2/3 mr² होगा, बिकॉज हम जानते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पेरिकल शेल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज स्ट्रेट अवे 2/3 mr²। बट ये देखो ये थर्ड वाले के लिए ये टेंजेंट है तो क्या करेंगे, हम IC का फॉर्मूला जानते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, और हमको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करूँगा। सिमिलरली सेकेंड वाले में भी यही प्रॉब्लम है, सेकेंड वाले स्फीयर के लिए भी ये एक्सिस उसके सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ओके। लेकिन डेफिनेटली ये सेंटर वाले एक्सिस को पैरेलल है, तो थर्ड वाले के सेकेंड वाले के लिए भी मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करूँगा। इन अदर वर्ड्स I1 तो मैं डायरेक्टली जानता हूँ, लेकिन I2 और I3 निकालने के लिए मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सी। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 सीधा 2/3 mr² है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन I2 के लिए क्या करना पड़ेगा, I2 विल बी IC प्लस mr² बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। IC प्लस mr² प्लस IC प्लस mr², ये सेकेंड वाले के लिए, ये थर्ड वाले के लिए। अब IC में जानता हूँ, IC तो 2/3 mr² है, पहले इन तीनों IC को ऐड कर लेता हूँ, तो 3IC प्लस 2 mr² आएगा, राइट। अब IC है 2/3 mr², करेक्ट। तो देखो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, आंसर आएगा 4 mr²। दैट इज़ माई फाइनल आंसर। तो ये आंसर है, करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, तो डेफिनेटली वी विल चेंज दिस 54 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, जिसके लिए मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज 0.45 मीटर, उसकी रेडियस पता है मुझे, आई दिया हुआ है। ओके, इफ़ द व्हील इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड्स, मतलब फाइनली व्हील रेस्ट में आ गई आफ्टर 15 सेकेंड्स, या उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, व्हाट इज टॉर्क। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फ़ा, मुझे अल्फ़ा मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो ये मुझे इनिशियल स्पीड दी हुई है, तो मैं इससे इनिशियल ओमेगा निकाल सकता हूँ। ये मैंने डेटा लिख दिया, ये इनिशियल स्पीड पता है मुझे, तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। मैं जानता हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इससे मुझे ओमेगा मिल जाएगा, राइट। ओमेगा 1 विल बी v बाय आर। ओके, एंड नाउ आई विल यूज़ फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। देखो मैं ओमेगा 2 जानता हूँ, ओमेगा 1 जानता हूँ, टाइम भी जानता हूँ, तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन इन रोटेशनल मोशन दैट इज ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस अल्फा टी। अब आप सोचो कि मैंने माइनस क्यों लिखा है, माइनस इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ रिटार्डेशन। यहाँ स्पीड बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे स्पीड कम हो रहा है, इसलिए मुझे माइनस लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर आप नहीं भी लिखो माइनस तो आपको अल्फ़ा नेगेटिव आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आपको नेगेटिव आया अल्फ़ा मतलब रिटार्डेशन वाला सिचुएशन है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ओमेगा 2 भी जानता हूँ, ओमेगा 2 तो 0 है, राइट। फाइनली बॉडी रुक गया, तो ओमेगा 2 इज़ 0, तो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया और अल्फ़ा मिल गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। और टॉर्क कैसे निकालेंगे, टाउ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, और आई मुझे दिया हुआ है, राइट। सो टाउ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, और मुझे आई पता है, वी पता है, आर पता है, टी पता है, राइट। आई विल जस्ट सब्सटीट्यूट एंड आई विल गेट द आंसर। तो आंसर आएगा 6.667। ओके, न्यूटन मीटर आप लिख सकते हो, या यूनिट दिया हुआ है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, point masses m1 and m2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length L and negligible mass, मतलब rod का mass negligible है। The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of the point P on the rod through which the axis should pass so that the works required to set the rod rotating with an angular velocity omega naught is minimum। देखो अब ध्यान से आप सोचो कि एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए ताकि वर्क डन टू रोटेट द रॉड इज मिनिमम। अब हम सब जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, राइट। बट बिफोर दैट वर्क डन मिनिमम कब होगा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, राइट। अब के ई फाइनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है और के ई इनिशियल तो 0 है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब वर्क डन मिनिमम होने के लिए आई मिनिमम होना चाहिए, और आई मिनिमम कब होगा, इफ़ यू मेक द बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। आप याद रखना, मतलब ये पॉइंट पी अगर सेंटर ऑफ मास होगा तो वर्क डन मिनिमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, for work to be minimum I should be minimum and I is minimum only if the axis of rotation passes through the center of mass। मतलब ये पॉइंट भी सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। अगर ये पॉइंट भी सेंटर ऑफ मास है तो हम जानते हैं फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम अगर पॉइंट भी सेंटर ऑफ मास है तो हम लिख सकते हैं m1 इंटू एक्स इज इक्वल टू m2 इंटू एल माइनस एक्स। जैसे हमको फॉर्मूला मालूम है 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, अगर 2 मासेस हैं m1 और m2 और अगर उनकी डिस्टेंसेस सेंटर ऑफ मास से r1 और r2 है तो हम लिख सकते हैं m1 r1 इक्वल टू m2 r2। सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 x इज इक्वल टू m2 इंटू एल माइनस एक्स। तो इससे मुझे x निकल जाएगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ और सॉल्व करके मुझे x मिल गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force is F bar is equal to alpha a cap plus 3j cap plus 6k cap and r bar is given as, r bar भी दिया है, the value of alpha for which the angular momentum is conserved, angular momentum is conserved। ठीक है, तो देखते हैं, let us try to understand। आपको मालूम होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द बॉडी। मतलब अगर टॉर्क 0 होगा तो ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। अच्छा, टॉर्क 0 मतलब r क्रॉस एफ 0, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है r क्रॉस एफ। ठीक है, तो हम जानते हैं टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर L को कांस्टेंट है, अगर L कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो फॉर एंगुलर मोमेंटम टू बी कांस्टेंट, टू बी कंजर्व, टाउ शुड बी 0। टाउ शुड बी 0 मतलब r क्रॉस एफ शुड बी इक्वल टू 0। और क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने के लिए हम जानते हैं क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट्स का रेशो सेम होना चाहिए, दैट इज ax अपॉन bx शुड बी इक्वल टू ay अपॉन by शुड बी इक्वल टू az अपॉन bz। ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं।
इसी चैप्टर में प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि अगर हम चाहते हैं कि किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो रेशियो ऑफ द components should be equal, that is ये अल्फ़ा अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन -6 शुड बी इक्वल टू 6 अपॉन -12। तो अब मैं इसको सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। ये देखो, फॉर क्रॉस प्रोडक्ट टू बी ज़ीरो द रेशियो ऑफ कंपोनेंट शुड बी इक्वल। तो किसी भी, ये मेरे ख्याल से ax और ax bx ay by का रेशियो ले लेते हैं, इससे काम हो जाएगा। तो अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 3 बाई -6, तो अल्फ़ा इज़ -1। दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। Two rotating bodies A and B of masses m and 2m with moment of inertia IA and IB have equal kinetic energy. Kinetic energy equal है. If LA and LB are the angular momentum, then what is the relation? The kinetic energy rotational is L square upon 2I. Okay. अब kinetic energy constant है तो L square upon 2I constant है. Correct? तो L square upon 2I will be constant क्योंकि K ही constant है. Now मैं लिख सकता हूँ कि L विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई। ठीक है, अब दिया हुआ है कि IB इज़ ग्रेटर देन IA। अगर IB इज़ ग्रेटर देन IA तो डेफिनेटली LB इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन LA, राइट, दैट इज़ द रिलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r is rotating about its diameter. Solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis, but speed twice that of the sphere. उसकी स्पीड स्फीयर के स्पीड की ट्वाइस है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द रोटेशन, देखो इसका सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr², सॉलिड सिलेंडर का होगा mr²/2 और स्पीड भी अलग है दोनों की, तो हमको रेशियो निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने डेटा लिख दिया यहाँ पे। सिलेंडर का स्पीड स्फीयर के स्पीड का डबल है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेट मी टेक द रेशो। तो अगर मैं स्फीयर की फॉर्मूला लिखूँ तो मैंने देखो ऐसे आई स्फीयर इंटू ओमेगा स्फीयर लिखा हुआ है और आई की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पे सिलेंडर के आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और लास्ट में मैं ओमेगा सी के जगह पे 2 ओमेगा एस लिखूँगा। एंड नाउ लेट मी टेक द रेशो। सो व्हेन आई टेक द रेशो द आंसर विल टर्न आउट टू बी 1/5। ये कैलकुलेशन आप देख लेना, राइट, कैलकुलेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, a light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its end. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the length of the rod and passing through the center of mass. देखो अब ये फॉर्मूला काफ़ी बच्चे डायरेक्टली बाय हार्ट करते हैं, तो वो तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन मैंने बाय मिस्टेक सेम लिख दिए, आप इग्नोर करना है इसको, ये कोई गलती है, राइट, ये प्रिंटिंग एरर है, ऐसे दोनों ऑप्शन सेम नहीं हो सकते, राइट, बट आंसर यही है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व इट। पहले तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये P उसका सेंटर ऑफ मास है। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक सम किया था जिसमें अगर पॉइंट P सेंटर ऑफ मास है और ये रॉड का लेंथ L है, तो मैं मान लेता हूँ कि M1 से वो x डिस्टेंस पे है, तो डेफिनेटली M2 से पॉइंट P कौन सा डिस्टेंस पे होगा, L माइनस एक्स। और क्योंकि पॉइंट P सेंटर ऑफ मास है टू पार्टिकल सिस्टम का, तो आई कैन राइट m1x इज इक्वल टू m2 इंटू एल माइनस एक्स। और इस तरह से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं x निकाल सकता हूँ। आई कैन कैलकुलेट x, तो x मिल गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, m1 इंटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस प्लस m2 इंटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे I विल बी इक्वल टू m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब x की ये वैल्यू जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लो तो आपको आंसर निकल आएगा, राइट। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लो एंड यू विल गेट दी आंसर। अब बाकी का पार्ट कैलकुलेशन है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये देखो इस तरह से आंसर आ गया, करेक्ट है m1 m2 बाय, ये खाली आप देखना कि ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं है, कुछ टाइपिंग एरर हो गया होगा, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। From a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about perpendicular axis passing through the center? तो मैं आपको सिचुएशन विजुअलाइज करवा देता हूँ। कुछ ये डायग्राम भी दिया हुआ था, ओके, कि एक डिस्क काट लिया गया है इसमें से जिसका डायमीटर r है, ठीक है।
तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मैं रीड्रॉ करूँगा इस डायग्राम को। देखो ऐसा सिचुएशन है तो काफ़ी ईजी है। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। याद रखना ये जो कटा हुआ पार्ट है इसका मास अलग होगा, आप उसको m मत ले लेना, उसका मास अलग होगा, उसका रेडियस भी अलग है तो मास भी अलग होगा। तो एक काम करते हैं, पहले उसका मास ही निकाल लेते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर डिस्क I1 इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। ये पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर बाई 2, ओके। और जो कट पार्ट है उसका पहले हम लोग मास निकाल लेते हैं। देखो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, क्योंकि मास एरिया पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मास। तो मैं लिख सकता हूँ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई r स्क्वायर। और अगर आप देखो तो इसका रेडियस आधा है, अगर इसका रेडियस आधा है, हाफ है, तो मास m/4 होगा, टोटल मास का 1/4 होगा, राइट। तो m डैश होगा 1/4। तो ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, आप देख लेना। तो कटे हुए पार्ट का मास m/4 होगा, m मतलब टोटल डिस्क का मास, पूरे कंप्लीट डिस्क का मास। तो ये कंप्लीट डिस्क के मास को मैंने m मान लिया, तो ये कटे हुए पार्ट का मास होगा m/4 और उसका रेडियस r/2 है। अब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पूरे डिस्क में से इस कटे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं तो काम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये कटे हुए पार्ट जो है, ये कट पार्ट जो है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी ट्रिकी है, क्योंकि ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एक्सिस इस कट पार्ट के सेंटर में से तो नहीं जा रहा। तो इस कट पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है, और जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे है, राइट। तो हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो कट पार्ट के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कट पार्ट विल बी इक्वल टू IC प्लस m डैश r/2 द होल स्क्वायर। इसका मास m डैश है तो यहाँ पे m डैश आएगा। अच्छा, IC का फॉर्मूला क्या होगा, m डैश, ये कट डिस्क है, याद रखना आप, ओके। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, mr स्क्वायर बाई 2। बट आपको संभालना रहेगा, इसका मास m नहीं है, इसका मास है m डैश। तो इधर लिखना m डैश, r के जगह पे r/2, तो mr स्क्वायर बाई 2, तो r के जगह r/2 और m के जगह m डैश। तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, देखो ठीक है, r डैश के जगह r/2 लिख लिया। तो सॉल्व करने के बाद मुझे इस कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3/32 mr स्क्वायर, 3/32 mr स्क्वायर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कट पार्ट, राइट। नाउ हाउ विल आई कैलकुलेट द फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 माइनस I2, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो आंसर है 13/32 mr स्क्वायर, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A uniform circular disc of radius 50 cm at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through the center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds is। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को नेट एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। नेट मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। कब पूछा हुआ है, 2 सेकेंड बाद, ठीक है। तो 2 सेकेंड बाद पहले उसकी स्पीड तो निकाल लें। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आई विल फाइंड आउट ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड, से मैंने डेटा लिख दिया। तो ओमेगा 2 सेकेंड बाद निकालते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी, हमको अल्फ़ा पता है, टी पता है, तो ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मिल जाएगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ r ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ r ओमेगा स्क्वायर, तो इससे हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ r अल्फ़ा, तो अल्फ़ा दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया। तो सेंट्रीपिटल मिल गया, टेंजेंशियल मिल गया। अब नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, याद रखना सेंट्रीपिटल इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग होता है, तो दोनों के बीच में एंगल होती है 90। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC AT cos 90, बट cos 90 0 हो गया, तो A विल बी इक्वल टू सिंपली रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। और रूट 65 आएगा। अब रूट 65 तो अप्रॉक्सीमेटली 8 ही होता है, राइट, 8। तो मैंने आंसर 8 लिख दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डिस्क एंड अ स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस रोल ऑफ 2 inclined planes of the same altitude and length. Which one of the objects gets to the bottom of the plane first?
कौन पहले नीचे गिरेगा, राइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो एक डिस्क है और एक स्फीयर है, रेडियस सेम है लेकिन मास अलग अलग है, तो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होगा। क्वेश्चन पूछा कौन पहले नीचे फॉल होगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको टाइम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टाइम का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा रूट ऑफ 2h/g इंटू 1+k²/r², या आप इसको 1/i/mr² भी लिख सकते हो। k²/r² कैन बी रिटन एज i/mr²। देखो अगर इसको आप ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लो तो mk² हो जाएगा और नीचे mr² आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। रेशो ही तो लेना है, दोनों का k अलग है क्योंकि दोनों का मास अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1+k²/r²। अब मैं पहले डिस्क के लिए निकालूंगा ये वैल्यू। फॉर अ डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं mk² भी लिख सकता हूँ। तो k²/r² हाफ आ गया। और अगर मैं स्पीयर के लिए निकालूँ तो k²/r² 2/5 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। तो मुझे ये पता चला कि k²/r² स्पीयर का कम है। देखो k²/r² कम है स्पीयर का, 2/5 है, और डिस्क का ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली स्पीयर पहले आएगा एज़ कम्पेयर टू डिस्क, राइट। तो हु विल रीच द बॉटम फर्स्ट? द आंसर इज द स्पीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट, क्योंकि उसका k²/r² कम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। आगे बढ़ते हैं। द स्पीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट। नेक्स्ट, a rope is wound around a hollow cylinder and of mass 3 kg and radius 40 सेंटीमीटर। तो हमको मास ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, हमको रेडियस ऑफ द सिलेंडर दिया है, अल्फ़ा पूछा है और फोर्स दिया है। मेरे ख्याल से इस तरह का प्रॉब्लम हम पहले कर चुके थे, मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। वहाँ पे पूछा था टेंशन और यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है और अल्फ़ा पूछा हुआ है, राइट। तो कुछ डायग्राम इस तरह से बना कि 30 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा गया है सिलेंडर को, और अब मैं इसका साइड व्यू बनाऊंगा। साइड व्यू बनाऊंगा तो कुछ सर्कल की तरह दिखेगा एंड द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, ओके। अब वापस वैसे ही करेंगे। द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो टॉर्क होगा F इंटू 30 F इंटू आर, और टॉर्क I अल्फ़ा भी होता है, ठीक है। mr²/2 नहीं होगा, mr² होगा क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है। अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो mr²/2 होता। तो पिछले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में ये छोटा सा फ़र्क है कि पिछले प्रॉब्लम में वो एक हॉलो सिलेंडर था और इस बार वो पिछले प्रॉब्लम में सॉलिड सिलेंडर था, इस बार हॉलो सिलेंडर है, तो mr² आएगा। तो मेरे ख्याल से अब मिल गया हमको अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का आंसर है 25 रेडियन/सेकेंड²। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग। Two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through the center perpendicular to the plane of the disc with angular velocities ω1 ω2, they are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation, expression for loss of energy। देखो क्या होते हैं, अब ध्यान से सुनना। दोनों की स्पीड थी ω1 और ω2, दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, I1 और I2 दोनों I है, I1 भी I है, I2 भी I है, अब याद रखना, ठीक है। और अब क्या होगा, जब दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आप कुछ इस तरह से मान लो कि ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के जैसा हो गया। वहाँ पे भी क्या होता था कि एक बॉडी की वेलोसिटी v1 थी, एक बॉडी की वेलोसिटी v2 थी, और जब कोलिजन हुआ तो दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, और वहाँ पे हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला जानते थे। बस याद रखना, वहाँ पे हम वेलोसिटी को v1 v2 लिखते थे, यहाँ पे हम ω1 ω2 लिखते थे। वहाँ पे हम मास को m1 m2 लिखते थे, यहाँ पे हम मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 लिखेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन उस सिचुएशन से मिलता जुलता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन से। तो हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे लॉस ऑफ एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला क्या था? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 द होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, आप टेंशन मत लो। देखो, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 द होल स्क्वायर, ये था लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कौन से चैप्टर में? वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। आवर सिचुएशन इज सिमिलर टू दैट। बस हम क्या करेंगे, हम m1 के जगह I1 लिखेंगे, m2 के जगह I2 लिखेंगे, u1 और u2 के जगह ω1 ω2 लिखेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये हमारा आंसर है, ठीक है। I1 I2 दोनों इक्वल थे, दोनों को मैंने I लिख दिया एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements are correct?
सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, गलत। हमेशा कोइंसाइड नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोइंसाइड होगी। कब कोइंसाइड नहीं होती, देखो अगर कोइंसाइड कब नहीं होती, अगर बॉडी बहुत टॉल हो। फॉर टॉल बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास डू नॉट कोइंसाइड। फिर क्या लिखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। हाँ ये करेक्ट है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सारे टॉर्क्स सारे ग्रेविटेशनल टॉर्क्स की एडिशन 0 होती है, और ये हम यूज़ करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। तो अगर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम की प्रूफ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, एकदम गलत, क्योंकि टॉर्क सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन जनरेट करेगा, वो कभी ट्रांसलेशनल मोशन जनरेट नहीं करता। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स स्मॉल एफर्ट कैन प्रोड्यूस लार्ज लोड। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, तो बचपन में पढ़ाते हैं, ओके, लीवर, लोड, एफर्ट, टाइप्स ऑफ फल्क्रम एंड ऑल दैट, तो ये सही है। मैकेनिकल, देखो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मतलब लोड अपॉन एफर्ट इज़ ग्रेटर देन 1, तो लोड विल बी ग्रेटर देन एफर्ट, ओके। मतलब आप कम ताकत लगा के कम, मतलब मैं 10 न्यूटन का ताकत लगा के अगर 50 न्यूटन उठा पाया, इसका मतलब मेरा मैकेनिकल एडवांटेज 5 है, ओके। तो ये आपको शायद भूल गए होंगे बिकॉज ये काफ़ी लोअर स्टैंडर्ड्स में बढ़ाया जाता है, ओके। तो आंसर है बी और सी, सॉरी बी और डी, बी और डी आंसर है, तो 4th वाला आंसर है, राइट। नेक्स्ट, 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, ए मतलब सॉलिड स्फीयर, बी मतलब सर्कुलर डिस्क और सी मतलब रिंग, ईच हैव सेम मास एंड रेडियस, they all spin with the same angular speed omega, okay, the amount of work required to bring them to rest, अब work done is equal to change in kinetic energy, और फाइनली सब लोग रुक गए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और इनिशियल होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने माइनस साइन को इग्नोर कर दिया, एक्चुअली माइनस आना चाहिए, इग्नोर कर दिया। अब देखो ओमेगा सबका सेम है, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई ज़्यादा होगा उसको रोकने में ज़्यादा ताकत लगेगा, और जिसका आई कम होगा उसको रोकने में कम ताकत लगेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आई किसका है, सबका आई देख लेते। देखो रिंग का सबसे ज़्यादा आई है, रिंग का आई mr² है, डिस्क का हाफ mr² मतलब 0.5 mr², और स्पीयर का 2/5 मतलब 0.4 mr²। तो रिंग को रोकने में सबसे ज़्यादा ताकत लगेगा, राइट, याद रखना आप। नेक्स्ट, तो ये आंसर है, WC इज ग्रेटर देन WB इज ग्रेटर देन WA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का वैल्यू दिया है एट 2, 0, -3, मतलब ये फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, अबाउट द पॉइंट 2, -2 इज गिवन बाय। अब ये सब टाइप के प्रॉब्लम्स में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सोचना, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। देखो आप सब जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, और टॉर्क मतलब आर बार क्रॉस एफ बार। तो आपको आर बार क्रॉस एफ बार निकालना है, तो उसके लिए आर बार आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको समझा देता हूँ आर बार कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान से देखो, आप ये XYZ एक्सिस बना लिया मैंने। अब फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, 2, 0, -3 पे, तो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स वाला लाइन है, कैसे भी रैंडमली बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ये फोर्स वाली लाइन है। अच्छा, और किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो आर बार क्या होगा, आर बार ऐसे होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स द फोर्स वाला पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस पॉइंट से स्टार्ट करना है आर बार को, और जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ पे ज्वाइन करना है, तो ये आर बार होगा। अब हम आर बार के फाइनल और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स जानते हैं, और आर बार का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, राइट। आर बार का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, विच इज x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप z2 - z1 के कैप। अब z1, y1, x1 ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ये 2 वाले फाइनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो आप ये कोऑर्डिनेट्स देख के सबट्रैक्ट कर लो, आपको आर बार मिल जाएगा, ओके। और एक बार आर बार मिल गया तो टॉर्क निकालना तो बहुत आसान है, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। तो सिंपल नॉलेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू द आंसर। द आंसर इज, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आंसर आएगा, -7 आई कैप, -4 जे कैप, -8 के कैप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन। In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy. The ratio
k ट्रांसलेशनल अपॉन k ट्रांसलेशनल प्लस k रोटेशनल फॉर द स्पीयर इज, मतलब अल्टीमेटली ले दे के पूछा हुआ है k ट्रांसलेशनल अपॉन k रोलिंग, बिकॉज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इज रोलिंग, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि k ट्रांसलेशनल अपॉन k रोलिंग। अब k ट्रांसलेशनल क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोलिंग क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, राइट। तो ये तो कैंसिल हो गया, और सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस इन फ्री स्पेस, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग इट्स मास सेम, मास सेम है और रेडियस बढ़ रहा है। विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर द स्फीयर, कौन से क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगे। ऑफ कोर्स जो भी हो रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क तो एक्ट नहीं हो रहा, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, ठीक है। नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, राइट, बाकी सब चेंज होगा। नेक्स्ट, a disc of radius 2 meter, mass 100 kg, rolls on a horizontal floor. Its center of mass has speed of 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? काफ़ी इजी सम है, राइट। तो देख लेते हैं, स्पीड दिया हुआ है उसका, करेक्ट। तो डिस्क है, तो वर्क डन टू स्टॉप विल बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन टू स्टॉप इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी रूलिंग है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो वर्क डन नेगेटिव आएगा बिकॉज फाइनली बॉडी रेस्ट में आ रहा है, तो दिस इज द आंसर। आई डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो -3/4 एम वी स्क्वायर इज द आंसर। एम हम जानते हैं, वी भी हम जानते हैं, बस सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, -3 जूल्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm rotating about its axis at a rate of 3 revolutions per minute. The torque required to stop after 2 pi revolutions is. अब देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिया हुआ है तो हम थीटा निकाल सकते हैं। एक रेवोल्यूशन मतलब एंगल 2 पाई, 2 रेवोल्यूशन मतलब 2 इंटू 2 पाई, तो n रेवोल्यूशन मतलब n इंटू 2 पाई। तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पे थीटा मिल जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2 पाई है, आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आपको थीटा मिल जाएगा। और फाइनली ये रुक रहा है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट ω2। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फ़ा, मुझे अल्फ़ा निकालना है, तो देखो मैं कैसे अल्फ़ा निकाल सकता हूँ, लेट अस सी। मेरे ख्याल से थीटा पता है, फाइनल स्पीड 0 है, ओके, और इनिशियल स्पीड दिया हुआ है ना 3 RPM, फ्रीक्वेंसी दिया है RPM में, तो हम उसको पहले 60 से डिवाइड करेंगे तो वो हर्ट्ज़ में होगा, और फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ω1 मिलेगा, राइट। तो देखो मैंने क्या किया है, इसको 2 पाई f लिखा हुआ है, f मुझे दिया हुआ था, लेकिन याद रखना ये 3/60 है f, तो मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो आप देख लेना मैं सही से सब्सटीट्यूट करूँगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, ω2 स्क्वायर इक्वल टू ω1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा थीटा, माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन वाला केस है, अगर आप नहीं करोगे तो अल्फ़ा नेगेटिव आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप प्लस लेके भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अल्फ़ा मिल गया आपको, अब मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ सब वैल्यूज़ को। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, आई सॉलिड सिलेंडर का आई क्या होता है, आई इज 2/5 एम आर स्क्वायर, ओके। सॉरी, आई होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ओके। ये मैंने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी, और अब थीटा देखो हमको पता था पहले से, और एफ मैं याद रखूँगा कि मुझे 3/60 लिखना है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, राइट। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two particles of masses 5 kg and 10 kg respectively are attached to two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass, मतलब रॉड के मास को कंसिडर नहीं करना है, ओके। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज, काफ़ी इजी सम है, ओके। तो ये m1 है, ये m2 है, और सेंटर को 5 kg से x डिस्टेंस पे मान लेते हैं, और टोटल 1 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस होगा 1 - x। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, m1 x1
इज इक्वल टू m2 x2। तो मैं लिख सकता हूँ m1 इंटू x विल बी इक्वल टू m1 इंटू x विल बी इक्वल टू m2 इंटू 1 माइनस x। m1 इज़ 5, m2 इज़ 10, सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व, यू विल गेट द आंसर ऑफ x। अब याद रखना ये x मैंने क्या किया, देखो आप ध्यान से सुनना, ये भले 1 माइनस एक्स था, लेकिन बाद में मैंने नोटिस किया कि मुझे तो आंसर सेंटीमीटर में चाहिए था, इसलिए मैंने ये 1 को 100 कर लिया, 100 सेंटीमीटर माइनस एक्स, तो मुझे 100 माइनस एक्स आया। तो आप याद रखना, भले मैंने यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखा है, बट सब्सटीट्यूट करते समय मैंने 100 माइनस एक्स लिखा, क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा कि सारे आंसर सेंटीमीटर में चाहिए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज प्रॉबेबली द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3 जूल न्यूटन। तो फोर्स दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर आर बार दिया हुआ है 2k, तो एफ बार और आर बार दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ओके, और k क्रॉस j होता है माइनस आई। तो ये फाइनल आंसर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।